Hello, guys. Welcome to our next topic of political theory, which is chapter 2, the freedom. तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो ये ओवरव्यू हमें क्या कहना चाह रहा है? तो भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर हम फ्यूचर को छोड़ देते हैं फिलहाल, ये कह रहा है कि फ्यूचर और प्रेजेंट की बात फिलहाल के लिए आप लोग मत करो, आप लोग थोड़ा सा पास्ट में चले जाओ, मतलब 50-60 साल, 100-150-200 साल पीछे चले जाओ। और अगर उस टाइम पर हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे या हिस्ट्री देखोगे उस टाइम की, तो आप लोगों को ये दिखेगा कि भाई ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन और स्लेवनेस, मतलब नौकर वाला जो बर्ताव होता है वो विटनेस करा, वो फेस करा था। इन लोगों के पास कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं था बोलने का मतलब, ना ढंग का घर, ना बोलने की आज़ादी, ना घूमने फिरने की आज़ादी, ना कहीं उठने बैठने की आज़ादी, नथिंग। दे हैव नथिंग। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो ये लाइन जो यहाँ लिखी है, भाई ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज विच हैव बीन डोमिनेटेड और एनस्लेव्ड और एक्सप्लॉइटेड बाय मोर पावरफुल ग्रुप्स। मतलब हो सकता है जिन ग्रुप्स को डोमिनेट करा गया, एक्सप्लॉइट करा गया, वो पावरफुल हो, बट उनसे ज़्यादा पावरफुल भी और ग्रुप्स हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे, तो उन लोगों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन इन डोमिनेशन से आज़ादी कैसे मिलती है हमें? तुम्हें सपोज करो तुम घूमने फिरने जा रहे हो, सडनली तुम्हारे पेरेंट्स आए और बोले कि कहीं नहीं जाना, तुम बैठ जाओ। आप एक दो बार बोलोगे कि ठीक है मम्मी पापा आप मना करो तो मैं चला हूँ, लेकिन ये रूटीन बन गया। मतलब जब भी आप घूमने जाओ, जैसे ही घर से बाहर निकलने जाओ, वैसे ही आपको रोक लिया जाए कि नो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तब आपको आएगा गुस्सा कि भाई मेरी फ्रीडम को हार्म किया जा रहा है एक तरीके से। तो आप क्या करोगे? आप करोगे स्ट्रगल, मतलब आप एक लड़ाई करोगे, एक आवाज़ उठाओगे। कैसी आवाज़? कि भाई ये गलत है, एटलीस्ट थोड़ी सी फ्रीडम तो मैं डिजर्व करता हूँ। तो इसी तरह की डोमिनेशन को दूर करने के लिए क्या आया? एक हीरोइक स्ट्रगल होता है इस डोमिनेशन के अगेंस्ट। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, क्या? इंडिया। क्या ले सकते हो? इंडिया, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक क्या करा? राज करा। और इंडिया को जितना वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते थे उन्होंने उतना एक्सप्लॉइट करा। जितना लोगों के साथ मारपीट कर सकते थे, बुरे से बुरा बर्ताव वो कर सकते थे, उन्होंने उतना बुरा बर्ताव करा। एट लास्ट क्या हुआ? इंडिया ने स्ट्रगल्स वगैरह शुरू करे और 1947 में इंडिया को इस 200 साल की एक्सप्लॉयटेशन से भैया मिल जाती है क्या? आज़ादी। ठीक है भाई, लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आता है, भाई ये ऐसी फ्रीडम, ऐसी क्या फ्रीडम है कि भाई लोग विलिंग है सेक्रीफाइस और डाई करने के, मतलब खुद की जान को दांव पे लगाकर औरों को आज़ादी दिलवाने में, ऐसी क्या ये फ्रीडम होती है? तो ये फ्रीडम का मतलब ये होता है कि भाई एक स्ट्रगल, किसका? फ्रीडम को लेकर, जो ये दिखाता है कि भाई मेरी लाइफ है ना, मैं खुद इसको कंट्रोल कर लूँगा, आपको इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या कहते हैं? द डिज़ायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल of their own lives and destinies, and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है। पेपर में भी अगर आता है तो आपको ये लाइन लिखोगे
तो टीचर डेफिनेटली आपसे इम्प्रेस होएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। वो सोचेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है भाई, मेरी मर्जी है ना, मैं खुद देख लूँगा। तुम या तू दखल अंदाजी, तू इंटरफेयर मत कर। मैं किससे भी बात करूँ, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊँ, कहीं भी बैठूँ, कभी जाऊँ कभी आऊँ, मेरी लाइफ में दखल देने की जरूरत नहीं है। ये होती है फ्रीडम। लेकिन हर एक चीज़ करने की भी फ्रीडम नहीं मिलती। हर तरह की फ्रीडम के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और लिमिटेशंस होना भी मैंडेटरी होता है। और लिमिटेशंस होना क्यों मैंडेटरी होता है, इसका आंसर अभी आपको आने वाले 2000 पेज में समझ आ जाएगा। अब फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं जाती, फ्रीडम सी जाती है कुछ ग्रुप्स वगैरह को भी भाई, जिससे वो अपना कल्चर, अपना फ्यूचर, उसको भी प्रोटेक्ट कर सके। क्या कहते हैं भाई, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। फ्रीडम सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं है, सोसाइटीज़ को भी दी जा सके, जिससे कि वो खुद में अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर सके और अपने कल्चर और फ्यूचर को बचाने की कोशिश करे। अब देखा, मैंने कहा था ना कि भाई फ्रीडम है, लेकिन हर फ्रीडम के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। कैसे कि भाई, अगर कोई भी सोशल लिविंग सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो उसको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। और यही रूल्स को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स, मतलब भैया रिस्ट्रिक्शंस। क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन मतलब हर तरह की फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं है। अब यूँ तो है नहीं कि तुम लोग जाओ किसी को भी जाके उसके अंदर चाकू घुसा दो, नहीं, ये तो गलत हो गया। ऐसे भी नहीं कर सकते तुम लोग। क्यों? क्योंकि लिमिट है भाई। तुम्हें पता है अगर किसी का मर्डर कर दिया तो 302 की धारा लग जाएगी और जेल के अंदर बैठे पाओगे। ये तो नहीं करना है ऐसे। ठीक है भाई, तो यही कंस्ट्रेंट्स किस पे लगते हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन यही फ्रीडम, यही कंस्ट्रेंट्स कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं इनसिक्योरिटी से बचाने में और खुद को डेवलप करने में। एग्जाम्पल के तौर पर सोच के देखो, एक सोसाइटी है, ठीक है। वो सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड कर रखी है, ऑटोमेटिक डिवाइड है। ये है रिच वाली और ये है पुअर वाली। अब अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो रिच पुअर के पास आएगा, मारेगा, पीटेगा, बदतमीजी करेगा, तो चला जाएगा। लेकिन अगर फ्रीडम दे रखी है लेकिन उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी लगा रखे हैं, दैट मीन्स वो रिच भैया पुअर के पास तो आएगा लेकिन उससे इज्जत से बात करेगा, बातचीत करके चला जाएगा। उससे कोई डिशम मार पिटाई नहीं करनी उसको। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी फ्रीडम के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, और अगर मैंने अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करा तो भाई मेरे को तो पुलिस केस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये हमें डेवलप करने में लगती है, क्योंकि पुअर को पता है रिच मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ी सी अपनी कैपेबिलिटीज़ को ही बढ़ा लूँ। तो पुअर यहाँ पे ये सोचेगा। ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी में कौन से कंस्ट्रेंट्स, मतलब कौन से रिस्ट्रिक्शंस, कौन से लिमिटेशंस ज़रूरी है या नहीं, वो होता है प्रॉपर डिस्कशन से। मतलब इन पॉलिटिकल थ्योरी much of the discussion regarding freedom has therefore focused on the trying to evolve principles by which we can distinguish between socially necessary constraints and other restrictions। मतलब वही जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने ये बताया कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर या नॉर्मली कौन से लिमिटेशंस, कैसे रूल्स बनाने हैं और कैसे रूल्स नहीं बनाने हैं, ये रैंडमली डिसाइड नहीं होता है।
प्रॉपर मीटिंग होती है, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड के ऊपर घंटों घंटों डिस्कशन होता है, उसके बाद कोई रूल लॉ बनता है देश के अंदर। ठीक है, अब एक डिबेट और आती है। एक डिबेट ये आती है कि भाई कुछ लिमिटेशंस जो होती है ना फ्रीडम के ऊपर, वो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से लगती है। मतलब इंडिया में अगर कास्टिज्म था पहले, है अभी भी, लेकिन जितना पहले पीक पर था उतना पीक पर नहीं है अब यहाँ पीक से आप कोई पीक डेलिंग मत हाईलाइट करने बैठ जाना धुरंधर वाली, नहीं, पीक पे था, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा था, इतना आज नहीं है। तो इसलिए फ्रीडम के ऊपर लिमिटेशन लगाया गया कि भाई तुम किसी भी बंदे के साथ घूम सकते हो, लेकिन उसको तुम कास्ट के नाम पर ह्यूमिलिएट, मोलेस्ट, इंसल्ट, उसका किसी भी तरह की कोई हरासमेंट नहीं कर सकते हो। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें 3 क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। कैसे, कौन कौन से, कि भाई सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के लिए फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम के नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस क्या होते हैं। अब आप लोग सोच रहे कि भाई यहाँ भी मैथ आ गई, अभी तो मैथ से पीछा छुड़ा के आर्ट्स ली थी, ह्यूमैनिटीज ली थी, यहाँ भी मैथ्स आ गई। तो भाई लोगों यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है -2 +3, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़ी सी अलग चलती है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा भाई हार्म प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है द आइडियल ऑफ फ्रीडम। ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इतना सिंपल है कि मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, आपको पूरा पेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। देखो भाई, यहाँ ये बोलता है कि आइडल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फ्रीडम के आइडल्स बन जाते हैं। देखो कैसे, नेल्सन मंडेला करके एक पर्सन हुआ करते थे, वेल नोन है, दुनिया उनको जानती है। नेल्सन मंडेला ने अपनी एक बुक लिखी थी, एक जिसको लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब उन्होंने अपनी ही लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अंदर इन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि भाई उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल वगैरह करके साउथ अफ्रीका को वाइट लोगों से, मतलब गोरे लोगों से आज़ादी दिलवाई। लेकिन आज़ादी क्यों दिलवाई, 20th सेंचुरी के टाइम पर, कब, 20th सेंचुरी के टाइम पर नेल्सन मंडेला जहाँ साउथ अफ्रीका में रहते थे ना, वहाँ पर था एक अपार्थाइड सिस्टम। क्या था, अपार्थाइड रिजीम, जो कि क्या करता था, भाई सेग्रीगेशन का, क्या था, सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज, मतलब काले लोग एक तरफ, गोरे लोग एक तरफ, और जो सांवले हैं वो एक तरफ। ठीक है, और इस अपार्थाइड रीजन के अंदर जो वाइट पीपल्स थे वो थे भाई सुप्रीम। क्या थे, सुप्रीम। ठीक है, अब मान सकते हो आप लोग, सॉरी, अब मान लिया। और जो ब्लैक लोग थे वो कहते, वो तो भैया डाउनग्रेड, वाइट वाले ऊंची कास्ट के तरीके से हो गए, ब्लैक वाले लोअर कास्ट हो गए, आप लोग यूँ समझ सकते हो। तो इसी के अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने भाई फ्रीडम स्ट्रगल छेड़ दिया कि भाई अब तो मैं और मेरे साथी आज़ादी लेके ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। और फाइनली उनको आज़ादी मिल जाती है। लेकिन एक बात सोच के देखो कि भाई नेल्सन मंडेला जी ने अपनी लाइफ के 27 ईयर्स जेल के अंदर बताया, कहाँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, उस एक
2x2 के कमरे के अंदर ही सिमट के रह गई उनकी लाइफ 27 सालों तक। तो ऐसी क्या होती है ये फ्रीडम, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक बंदे ने सब कुछ गिव अप कर दिया। क्या कि भाई जिससे बात करके दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, फ्रीडम शफल में लग गया, फेवरेट गेम छोड़ दिया। भाई मंडेला जी को बॉक्सिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने वो छोड़ दी फ्रीडम के लिए। जो कपड़े पसंद थे, सूट बूट, वो छोड़ दिया। फेवरेट म्यूजिक, ठीक है, फेवरेट फेस्टिवल जो हर एक के लाइफ के होते हैं। तो ऐसी क्या है ये फ्रीडम कि भाई एक बंदे ने अपनी मनपसंद की सारी चीज़ें छोड़ दी। पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, म्यूजिक, ड्रेसेस, गेम, फेस्टिवल्स, हॉलीडे सब गिव अप कर दिया और फ्रीडम स्ट्रगल में लग गए। अब नेल्सन मंडेला जी को नहीं पता था कि भाई मैं कब छूटूंगा और मुझे आज़ादी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। उनको नहीं पता था कि भाई इस सब को छोड़ने के बाद एक छोटे से कमरे में भाई लॉक हो गए और कब नहीं पता, नहीं पता कब छूटेंगे, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट केस के बारे में। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है ऑन्ग सैन सूकी का। ऑन्ग सैन सूकी जो थी ना, वो गांधी जी के नॉन वायलेंस वाले प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। ऑन्ग सैन सूकी जो थी वो म्यांमार की रहने वाली थी। इनको म्यांमार में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, घर में जो करना करो लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकती। जिसकी वजह से इनसे इनके बच्चे, चिल्ड्रन दूर कर दिए, हस्बैंड दूर हो गए और ये अपने हस्बैंड से इंग्लैंड मिलने भी नहीं जा पाई थी जब वो कैंसर से ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि भाई अगर एक बार मैंने म्यांमार छोड़ दिया तो मैं दोबारा अपने घर म्यांमार वापस नहीं आ सकती, और बिना घर के बंदा रहेगा कहाँ, ना घर का ना घाट का, वही वाली बात होती, ठीक है। ये है ऑन्ग सैन सूकी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, सेपरेटेड फ्रॉम चिल्ड्रन, अनेबल टू विजिट टू कैंसर इन इंग्लैंड। तो उनका देखो वो कहना क्या चाहती थी, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी फ्रीडम फ्रॉम फियर। इस बुक के अंदर उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अगर अपनी पूरी जिंदगी आप लोग डर के रहोगे, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते हो। इसलिए एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, खुद की फ्रीडम को पाने के लिए सबसे पहले फियर को क्या करो, ओवरकम करो। क्या करो? फियर को हटा दो, डरना भूल जाओ, किसी से भी मत डरो, किसी से भी। उन्होंने क्या बोला, कैसे कैसे डर को, कैसे डरते हैं लोग, कैसे कि भाई लोगों के ओपिनियन से डर गए, अथॉरिटी ने कुछ लॉ जैसे बनाया तो उससे डर गए, तुम्हारे कम्युनिटी के लोग क्या सोचेंगे, लोग उससे भी डर जाते हैं। कहते हैं ना, उस समाज के 4 लोग, अरे भैया 4 लोग तो छोड़ो, 400 लोग बोलते हैं। जिसको करना होता है अच्छा काम वो करता ही है, और जिसको जो करना वो करता ही है। उर्फी जावेद का एग्जाम्पल ले लो, उर्फी जावेद कैसी कैसी ड्रेसेस पहनती है, सोशल मीडिया, न्यूज़ सब क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन स्टिल वो पहनती है ना। क्यों? क्योंकि इसने अपने फियर को ओवरकम कर लिया। वो कहते हैं मेरी लाइफ है ना, मैं खुद देख लूँगी। वो उसने डरना छोड़ दिया लोगों से। तो यहीं पर यही ऑन्ग सैन सूकी भी कहती हैं कि भाई डरना भूल जाओ। क्यों? क्योंकि एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए अपने हर एक तरह के डर को ओवरकम करना
बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला और ऑंग सैन सू की जो दो बुक थी, इन्होंने हमें अपने अपने तरीके से फ्रीडम की जो वैल्यू थी, जो फ्रीडम का मतलब था, वो हमें इन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, नेल्सन मंडेला के हिसाब से फ्रीडम का मतलब ये था कि भाई खुद की लाइफ को खुद देखना, और ऑंग सैन सूकी के हिसाब से फ्रीडम का मतलब ये था अपने सारे डर को ओवरकम करना, फियर को ओवरकम करना। ठीक है, ठीक है, और यही जो फ्रीडम थी ना, ये एशिया, अफ्रीका, इन जैसे लोगों के स्ट्रगल का एक सेंटर बनी, जो कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई थी। ठीक है भाई, अब फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम ये होती है कि भाई एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। क्या होती है? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स मतलब किसी तरह की कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, खुली छूट, जो करना है वो करो, कोई रोकने टोकने वाला भैया नहीं है तुम्हारे ऊपर। भाई और बहनों, आज से हो आप लोग फ्री, जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आऊँगा जब ये तुम्हें सुन जाए। इसका मतलब भाई तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं लगी हुई है। ठीक है, अब ये भी कह सकते हो कि भाई फ्रीडम इज said to exist when external constraints in the individual are absent। मतलब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने रोकना टोकना छोड़ दिया, जो खाना है वो खाओ, जो पहनना पहनो, पीना पियो, जिस टाइम घर जाना, जिस टाइम घर आना उस टाइम आओ, जब जाना जब आओ, कुछ भी करो, माँ बाप ने टोकना छोड़ दिया। यही है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की एब्सेंस। तुम्हारे अलावा जब कोई रोक टोक करना बंद कर दे तुम्हारे ऊपर, तब तुम फ्री हो चुके हो। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा और रिफाइंड डेफिनेशन देखें अगर फ्रीडम की, तो यूं बोलता है कि ही शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स और coercion and is able to make independent decisions and act in an autonomous way। मतलब जैसे सोचना है, जो करना है वो करो, तुम पे कोई रोक टोक नहीं है, यू आर टोटली फ्री। ठीक है, अब ये जो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स है ना, ये फ्रीडम का एक पहलू है। मतलब कंप्लीट फ्रीडम फ्रीडम होती है, लेकिन ये एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ यही फ्रीडम नहीं होती, और भी तरह की फ्रीडम्स एग्जिस्ट करती है। फ्रीडम के अंदर भी दो तीन तरह की कैटेगरीज होती है, दो तीन तरह की टाइप्स होती है फ्रीडम। उसमें से पहली टाइप है ये, कौन सी? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सॉरी, ये पहली तरह की है। ये कौन सी? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ फ्रीडम होती है, फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट द एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। मतलब ऐसी फ्रीडम भी देना जिसके अंदर लोग अपनी कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्किल, मतलब खुद को पॉलिश कर सके, इस तरीके की भी फ्रीडम देना। मतलब अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं या स्कूल अलाउ कर रहा है कि भाई कोई भी कोर्स, स्किल कोर्स सीखो, कोई भी गेम खेलो, तो ये भी एक तरीके की फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि आप कोई कोर्स सीखोगे या कोई गेम खोलोगे तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका कॉन्फिडेंस, आपके एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और ये भी फ्रीडम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब people can develop the creativity and capabilities। फ्रीडम के जो दोनों ही एस्पेक्ट्स है ना, the absence of external constraints as well as
existing conditions in which people can develop their talents are more important, are very important. क्यों? क्योंकि जब तक ये दो तरह की फ्रीडम किसी भी पर्सन को नहीं मिलेगी तब तक वो अपने कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकता। देखो इसका मतलब ये यही कहना चाह रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों ही तरह की फ्रीडम एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? अगर तुम्हें कुछ कोर्स वगैरह सीखने की परमिशन है, लेकिन उस कोर्स को सीखने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ रहा है, मतलब घर से किसी कोचिंग सेंटर जाना पड़ रहा है, तो तुम्हें उसकी फ्रीडम नहीं है। पेरेंट्स कह रहा है बेटा घर पे बैठ के ले ले, बेटा लड़का लड़की जो भी हो तुम, ही शी, वो कह रहे हैं यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, यू आर फ्री टू अटेंड दिस कोर्स एट होम, बट कोर्स अटेंड कर लो, बाहर नहीं जाना, यूं बोला जा रहा है। अब एक फ्रीडम है, एक फ्रीडम नहीं है, तो इस केस में आप लोगों का पोटेंशियल डेवलप होगा। लेकिन अब केस 2, सेकेंड केस में बोला कि जो कोर्स सीखना सीखो, जहाँ जाके सीखना वहाँ जाके सीखो, तो क्या हो गया? ये तो भाई ग्रीन सिग्नल हो गया, जो करना करो। एक तरीके से भाई फ्रीडम मिल गई, प्रॉपर फ्रीडम मिली है ना, वैलिड वाली, लीगल वाली फ्रीडम, बेकार की नहीं, जो जेन्युइन फ्रीडम होती है वो मिल गई तुम लोगों को। और क्या चाहिए भाई? डेवलप देयर पोटेंशियल विद मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट्स, बात खत्म। बिना रोक टोक के या थोड़ी बहुत लिमिटेशंस के साथ अगर तुम अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पा रहे हो तो बात ही क्या है फिर तो। ठीक है भाई। अब हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रहता है वो टोटल एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। भाई कोई भी बंदा सोसाइटी में रह रहा है तो अगर वो ये सोच रहा है कि भाई मुझे हर एक तरह की आज़ादी मिल जाए, तो देन सॉरी माय डियर फ्रेंड, तुम भ्रम में जी रहे हो, तुम इल्यूजन में जी रहे हो, तुम डेलुलू में जी रहे हो कि तुम्हें हर एक तरह की फ्रीडम मिल सकती है। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, ठीक है। और कुछ सोशल कंस्ट्रेंट्स होना भी मैंडेटरी है और कुछ सोशल कंस्ट्रेंट्स ना होना भी मैंडेटरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई सोशल कंस्ट्रेंट्स कैसे होने चाहिए, कौन से होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के अंडर में जो लोग हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या कहते हैं कि भाई नीड टू लुक एट द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सोसाइटी और ग्रुप कम्युनिटी विद इन विच ही इज प्लेस्ड। मतलब अगर हमें ये देखना है ना कि भाई सोसाइटी में किस तरह के लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं फ्रीडम के ऊपर, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सरकार और लोगों के बीच में क्या रिलेशंस है, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में क्या रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि भाई सोसाइटी किस तरह की फ्रीडम देगी इंडिविजुअल्स को, जिससे डिसाइड करेंगे, एक्ट करेंगे, और किस तरह की फ्रीडम सोसाइटी उनको नहीं देगी। इसके अलावा हमें एक चीज का ध्यान और रखना होता है, क्या कि भाई जिन प्रिंसिपल्स का यूज करके हम ये देख रहे हैं कि कौन से कंस्ट्रेंट्स नेसेसरी हैं और कौन से अननेसेसरी हैं, हमें ये भी देखना है कि क्या उन कंस्ट्रेंट्स के थ्रू इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में कुछ रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है या फिर इंडिविजुअल या नेशन। अभी तक हमने देख लिया कि भाई कंस्ट्रेंट्स क्यों चाहिए होते हैं, कंस्ट्रेंट्स कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के स्टेट के बीच रिलेशन देखा जाता है, उस हिसाब से कंस्ट्रेंट्स डिसाइड किए जाते हैं कि भाई किस फ्रीडम के ऊपर क्या लिमिटेशंस लगानी चाहिए। ठीक है, और जिन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम
ये देख रहे हैं कि भाई कौन से कंस्ट्रेंट्स नेसेसरी हैं और कौन से अननेसेसरी हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर इंडिविजुअल नेशन के बीच में क्या रिलेशन है, एज वेल एज ग्रुप और नेशन के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम ये भी चेक कर सकते हैं। तो अब तक हमें एक बात तो भाई क्लियर हो चुकी है, क्या कि भाई फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब सोशल कंस्ट्रेंट्स को रिड्यूस या मिनिमाइज करना जितना हम कर सकते हैं और अपनी चॉइसेस को फ्रीली देखना। ठीक है, लिमिट आर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस फ्रीली, जितना जो करना है वो करो और कम से कम लिमिटेशंस के साथ करो। ठीक है, ये तो हुआ एक फ्रीडम, मतलब एक एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। अब दूसरी तरीके से देखें तो फ्रीडम जो होती है वो है एक पॉजिटिव डायमेंशन भी है। कैसे? एक इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटीज, नेशन का एक प्रॉपर एरिया होता है। क्या होता है भाई? एक प्रॉपर एरिया होता है कि भाई इस एरिया के अंदर आप लोग कुछ भी कर सकते हो, बट आउटसाइड दिस एरिया, इस एरिया के बाहर अगर आप गए तो सॉरी, आप फ्री नहीं हो। आपके ऊपर कुछ ना कुछ बंदिश है। आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो, सो सकते हो, जब मन करा कुछ भी खा सकते हो, कोई भी गाना सुनते, लेकिन अगर आप यही काम मतलब जोर से गाना बजाना पब्लिक प्लेस पे करो तो हो सकता है लोगों को इससे दिक्कत हो। तो एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज, नेशंस अपनी डेस्टिनी या फिर उनको जो करना है वो डिसाइड करते हैं। मतलब फ्रीडम का पॉजिटिव डायमेंशन एक वो हिस्सा होता है जो इंडिविजुअल्स को अपनी कैपेबिलिटी या क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब भले ही वो डेवलपमेंट आर्ट में हो, साइंस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एक्सप्रेशन, किसी भी फील्ड में वो डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट कर रहा है वो बहुत है। फ्रीडम ये कहता है कि क्या लिमिटेशंस कम है जिसकी वजह से वो अच्छी डेवलपमेंट कर पा रहा है, खुद को एटलीस्ट पॉलिश कर पा रहा है। ठीक है, और फ्री सोसाइटी भी वही कहलाती है जहाँ पर मिनिमम कंस्ट्रेंट्स हो। मतलब a free society is one that enables one to pursue one's interest with a minimum of constraint। मतलब एक अच्छी सोसाइटी वो होती है जो एक वो एक इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को सपोर्ट करे और उन इंटरेस्ट के ऊपर कम से कम लिमिटेशंस लगाए। मिनिमम से मिनिमम लिमिटेशंस क्या करे? इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो freedom is considered valuable because it allows us to make choices and to exercise our judgment. It permits the exercise of the individual's powers of reason and judgment। मतलब फ्रीडम का मतलब ये होता है कि भाई कम से कम कंस्ट्रेंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, एज वेल एज इंडिविजुअल्स के पास एक पावर आए, किसकी? रीज़न और जजमेंट की। मतलब वो किसी चीज़ को देखकर ये बता सके कि ये गलत है या सही है। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन ले लो। तो आप लोग उसको काम करो, आप लोग ले लो प्राइस राइज, मतलब इन्फ्लेशन। ठीक है, कि भाई लोगों के पास इतनी पावर हो, इतना रीज़न, इतना जजमेंट करने की कैपेबिलिटी हो कि वो किसी चीज़ को देख सके, ऑब्जर्व कर सके और अपने व्यूज़ को एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, अब आते हैं तो सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स। मतलब कंस्ट्रेंट्स आते कहाँ से हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं भाई सरकार के द्वारा या फिर रूलर के द्वारा। इसके अलावा और कोई दो जने स्टेट में
तो एग्जिस्ट नहीं करते जो किसी के ऊपर कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। ठीक है, देखो उसमें लिखा हुआ भी है, सच रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड by force or they may be imposed by a government through laws which embody the power of the rulers over the people which may have backing force। मतलब सरकार या फिर रूलर को पता होता है कि भाई हमें कौन सी लिमिटेशंस लगानी है, और अगर किसी ने उन रूल्स को तोड़ा, उन लिमिटेशंस को क्रॉस करा, तो हम पुलिस यूज कर सकते हैं, मतलब पुलिस भेज के उसको अरेस्ट करवा दे, उसकी मार कुटाई करवा दे। इसलिए भी कंस्ट्रेंट्स लगा जाता कि लोग अपनी बात, सरकार अपनी बात मनवा सके। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो आ सकता है भैया चाइना। क्या आ सकता है? चाइना। चाइना की सरकार ने इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी लोगों को कि वो जो चाहें वो बोले। नहीं, चाइना ने बोल रखा है अगर तुम इससे ज़्यादा बोलोगे ना तो बेटा जेल में मिलोगे अगली बारी, ध्यान रख लेना। ठीक है, और इन्हीं मतलब इस फोर्स को ही यूज कर कर जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करा, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। अब लेकिन अगर कंट्री क्या है? कंट्री है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कौन है? इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया है। तो इंडिया में क्या होगा? इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो ये कहा जाता है भाई जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ पर पहली बात तो सरकार बेफालतू की रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकती, और जो नॉर्मल सिटीजन्स है ना वो उल्टा सरकार के ऊपर दबदबा बना के रखते हैं। कैसे? सरकार का एक गलत कदम, लोगों का प्रोटेस्ट, और हो सकता है वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो कि लोगों की वजह से सरकार को स्टेप बैक लेना पड़े, हो सकता है, या फिर लीडर ही चेंज हो जाए, पॉलिटिकल लीडर ही चेंज हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीडम के ऊपर लगते हैं, जो कि सोशल इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम की वजह से लाए जाते हैं। ठीक है, अब या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से भी ये लाए जाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने एक कोटेशन दिया जिसमें कि उन्होंने बात बोली कि भाई अगर कंस्ट्रेंट्स हटाने हैं तो मैं किस तरह के कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ हर एक तरह के कंस्ट्रेंट्स को हटाने की। मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई अगर फ्रीडम चाहिए तो हर एक तरह का कंस्ट्रेंट, हर एक तरह के आदमी के ऊपर वो कंस्ट्रेंट हटा दो। जैसे हर किसी इंडिविजुअल को सोसाइटी में दे दो फ्रीडम, मतलब रिच भी एक है, पुअर भी एक है, मैन वीमेन को भी सेम फ्रीडम दे दो, इंडिविजुअल साइलर्स को सारी फ्रीडम दे दो। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता पॉलिटिकल बॉन्डेज, मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट या फिर फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये फ्रीडम नहीं होती। यहाँ पर बोस जी बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं मेरे लिए सिर्फ वोट या फिर फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी फ्रीडम है। हर एक तरह के इनइक्वालिटी को रिमूव करना मेरे लिए फ्रीडम ही है। ठीक है, और जब सारे लोग जहाँ पर बराबर होते हैं, बिल्कुल इक्वालिटी होती है, कोई इनइक्वालिटी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं यूटोपियन स्टेट या फिर यूटोपियन रिजीम। मतलब यहाँ सब एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई हमें कंस्ट्रेंट्स क्यों चाहिए। सोच के देखो, एक ऐसी सोसाइटी है
जहाँ पर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कुछ नहीं है, तो क्या होगा? सोसाइटी वुड डिसेंड इनटू क्योस। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सब कुछ हो जाएगा। क्यों होगा? अब ये लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? क्योंकि लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, आइडियाज़ और ओपिनियंस को लेके। सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने एम्बिशंस हैं। लोग फाइट करेंगे रिसोर्सेज को compete करने के लिए। न्यूमरस रीजंस है भाई, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि भाई डिसएग्रीमेंट क्यों होंगे और उसकी वजह से ओपन कॉन्फ्लिक्ट क्यों होंगे। हमारे आसपास लोग होते हैं जो किसी भी बात को लेके झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। हो सकता है भाई किसी ने गलत गाड़ी चलाई तो बंदा उतरा, बंदे ने मार दिया, पार्किंग वगैरह नहीं मिली या गाड़ी गंदी कर दी या फिर गलती से धक्का लग जाए तो भी लोग मार कुटाई पे आ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए भाई कंस्ट्रेंट्स कहीं ना कहीं मैंडेटरी होते ही होते हैं। और अगर ये कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल होंगे तो क्या होगा? हम एक दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? अपने विचार औरों पर थोपेंगे नहीं और उनको अच्छे से रहने में मदद मिलेगी। भाई अगर मैं अपनी बात किसी और के ऊपर नहीं थोपूंगा तो ऑब्वियसली वो अपने विचार एक्सप्रेस करेगा और शांति से रहेगा कम से कम, ठीक है? और मिनिमम कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है? इसका मतलब ये है कि भाई एक फ्री सोसाइटी, एक बढ़िया सोसाइटी वो हो जहाँ पर लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें, होल्ड करें, कैसे जीना है खुद डिसाइड करें और क्या चीज़ें परस्यू करनी है वो लोग भी खुद ही डिसाइड करें। लेकिन वही जाहिर सी बात से वही बात आती है कि भाई अगर सोसाइटी बनी है तो उसको एटलीस्ट कुछ तो लिमिटेशंस उसको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अब ये सोच के देखो कि भाई लोगों ने अपने व्यूज एक्सप्रेस करे लेकिन सामने वाले को उसके विचार पसंद नहीं आए। अपोज ऑल दोज हु डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव व्यूज, मतलब तुम्हें अपने व्यू के अलावा किसी और का व्यू समझ ही नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो तुमने मार कुटाई शुरू कर दी भाई, ठीक है? हमने बोला कि भाई हम उसके व्यू से सहमत नहीं है, हमने उसके व्यूज देखे और हमने बोला कि भाई उसका रहने का तरीका अलग है, हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब सामने वाले का हमने तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया। हमने उसको बोला कि भाई हमें सामने वाले के व्यूज समझ नहीं आ रहे। अगर सामने दो लोगों के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब किसी चीज़ को भी लेकर डिसएग्रीमेंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा और वो कॉन्फ्लिक्ट कभी कभार जानलेवा भी साबित हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ रूल्स होने मैंडेटरी हैं कि भाई क्यों कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। इन्हीं सब वजह से कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए ताकि लोग एक दूसरे की एटलीस्ट बात सुने, समझें क्या कहना चाह रहा है, इसलिए भी कंस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? ये सिंपल सा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लिबरलिज्म। क्या है? लिबरलिज्म। एंड आई होप आप लोगों को अब तक मैंने जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। बाकी पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर 1 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 2 चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को चेक कर सकते हैं, आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से समझाए रखे हैं मैंने, ठीक है? अब लिबरलिज्म का मतलब ये है कि देखो स्टार्टिंग में जब लिबरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो लिबरलिज्म का मतलब था भाई फ्री सोसाइटी, मतलब कैपिटलिज्म। सरकार किसी भी तरह का मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम क्रॉस हुआ, लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दी, लोगों ने अपने विचार बताए, तो लिबरलिज्म का जो मतलब है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे? आज के टाइम पर लिबरलिज्म का मतलब ये है कि भाई स्टेट जो है वेलफेयर भी कर रही है, इसके अलावा
जो स्टेट है वो सबके बारे में ध्यान दे रही है, वो अब इंडिविजुअल्स की बात कर रही है। मतलब जो लिबरलिज्म, अगर स्टेट लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये वो स्टेट है जहाँ पर पुअर लोगों का भी भला हो रहा है, वेलफेयर भी हो रहा है, एज वेल एज इंडिविजुअल्स के राइट्स की भी बात हो रही है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो ना, acknowledges a role of welfare state and accepts the need for measures to reduce both social and economic inequality। मतलब लिबरलिज्म का मतलब अब आज के टाइम पर लिबरलिज्म का मतलब ये है कि भाई एक ऐसी स्टेट जो हर एक तरह की इनइक्वालिटी हटाने का भी काम कर रही है, लोगों का वेलफेयर भी कर रही है, एज वेल एज इंडिविजुअल्स के इम्पॉर्टेंट राइट्स की प्रोटेक्शन भी अब वो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल कुछ नहीं है, नाम सुन के लगेगा कि भाई लोगों को मारना है, लोगों को हर्ट करना है, नहीं। आंसर इज नो। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी में एक थिंकर थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनकी शॉर्ट फॉर्म में जब जैसे मैं पॉल साइंस पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, तो मेरे में जॉन स्टुअर्ट मिल का पूरा नाम नहीं बोलते, मेरे में बोलते हैं भाई JS मिल। ठीक है, ठीक है। अब JS मिल ने एक बुक लिखी, क्या लिखी, ऑन लिबर्टी, ये इनकी बुक का नाम है। बुक कह लो, ऐसे कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी 1859 में। ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो था हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल की उन्होंने साफ साफ ये बात बोली कि देखो, हर एक इंडिविजुअल के दो तरह के एक्शंस होते हैं। कौन से? एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जिसका मतलब होता है एक ऐसे एक्शंस होते हैं जिन एक्शंस का असर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मतलब इंडिविजुअल के ऊपर ही पड़ता है, किसी और के ऊपर इन एक्शंस का कोई मतलब नहीं है। और सेकंड तरह के एक्शंस होते हैं JS मिल के अकॉर्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस, मतलब इंडिविजुअल का कोई एक ऐसा एक्शन जिसका असर सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि दूसरे लोगों के ऊपर भी अगर उस एक्शन का असर पड़ रहा है, तो इस केस के अंदर जो इंडिविजुअल होगा उसके ऊपर एक तरह की एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट मतलब एक अथॉरिटी आएगी और उसकी फ्रीडम को एक तरीके से लिमिट करके जाएगी। कैसे? सपोज करो एक बंदा है, घर में बैठ के लीकर ड्रिंक कर रहा है, मतलब पिए जा रहा है, जो भी कुछ होगा नुकसान फायदा जो भी कुछ होगा वो उस इंडिविजुअल का ही होगा। आंसर इज यस। लेकिन अगर वो ही सेम बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव करना शुरू कर दे, घर से गाड़ी लेकर निकला कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, ये करके निकला, तो किसी की जान भी जा सकती है ना। तो ये हुआ अदर रिगार्डिंग एक्शन, मतलब अगर कोई एक ऐसा एक्शन जो दूसरों से रिलेटेड है और उससे किसी को हार्म पहुंच रहा है, तो उस केस के अंदर जो स्टेट होगी या जो भी कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, वो इंटरफेयर करेगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा है कि एक्शंस विच मे कॉज हार्म टू देम देयर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेयर, मतलब कोई ना कोई डेफिनेटली उसमें हार्म करेगा ही करेगा। तो भाई अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई मुझे हार्म कर रहा है, तो डेफिनेटली किसी को तो अप्रोच करूँगा, कोई तो मेरी मदद करेगा। ये हुआ अदर रिगार्डिंग। लेकिन अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है तो उसके अंदर इंडिविजुअल के एक एरिया में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मान ली भाई, क्यों? क्योंकि अगर कोई इंटरफेयर करना भी चाहेगा तो उसको ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये मेरी लाइफ है, मेरे पास इतनी फ्रीडम है कि मैं खुद के साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता है। माई लाइफ माई रूल्स, वो है ना आप लोगों एक फेमस मीम, माई लाइफ माई रूल्स, वही वाला केस अप्लाई होता है कहाँ? इस सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में। भाई मेरी जिंदगी है, मैं कुछ करूँ,
तू बोलने वाला कौन, तू रोकने वाला कौन, वो वाली बात है। ठीक है, लेकिन जेएस मिल ने हार्म भी दो तरह के बताए। क्या बताया उन्होंने? हार्म कि भाई कुछ ऐसे हार्म होते हैं जो सोशल डिसअप्रूवल होते हैं, मतलब ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल। मतलब सोच के देखो, एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के एक फ्लैट में जो फ्लैट में रहने वाला आदमी है, औरत है, उसने बहुत तेज गाने बजा रखे हैं। तो आसपास के लोग को डिस्टर्ब होगा, आपस में लोग डिस्कस करेंगे भाई बोले नहीं बोले, अल्टीमेटली लोग बोलने चले गए। तो उसने मान लिया कि ठीक है भाई आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने मान लिया। लेकिन अगर कोई ऐसा हार्म हो रहा है जो डेंजरस है काफ़ी, क्या है जो डेंजरस है, तो उस केस के अंदर डेफिनेटली जो सरकार है वो इंटरफेयर करेगी ही करेगी। मतलब माइनर हार्म जैसे गाना बजाना अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो वह सोशल डिसअप्रूवल, इस केस के अंदर कोई लीगल पनिशमेंट नहीं बैठती। लेकिन अगर सीरियस हार्म हो रहा है, कॉज सीरियस हार्म टू इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स कि अब जो सरकार है वो बैठेगी, अब तेरे पे इंक्वायरी बैठेगी। लोग कहते हैं ना कोर्ट में मिल, वही वाला काम होगा फिर अब। ठीक है, अब जेएस मिल ने एक बात और बोली कि भाई हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को, हर आदमी औरत को, हर इंडिविजुअल को हर एक तरह के इनकन्वीनियंस को, मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम को, हर तरह की प्रॉब्लम को टॉलरेट करने के लिए इनफ कैपेबल होना चाहिए। लेकिन वो टॉलरेट इतनी भी ना बढ़ जाए कि क्या हो, डेंजर होना शुरू हो जाए। क्या? बट such tolerance need not to extend to views and actions which may put people in danger and foment hatred against them। मतलब भैया इतना भी कुछ गलत मत करो और इतना भी गलत सहन मत करो कि वो अल्टीमेटली डेंजर बन जाए और सारे के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं या फिर तुम्हारी खुद की ही जान चली जाए। इतना भी ना गलत करो ना गलत सहो, यहाँ पर ये बोला जेएस मिल ने। ठीक है, अब सोच के देखो, एक बंदा है वो हेट कैंपेन रन करता है। हेट कैंपेन इन द सेंस कि वो एक देश में रहता है और उसको उस देश के कुछ लोग पसंद नहीं है, स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक ग्रुप उस बंदे को पसंद नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर उस बंदे ने ये सोचा कि भाई मैं इन लोगों के खिलाफ ना भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच देनी शुरू कर देता हूँ। अब उस हेट स्पीच से क्या हुआ? हेट स्पीच से भाई शुरू हो गए क्या? राइट्स। क्या शुरू हो गए? राइट्स। अब सरकार ने देखा कि भाई तुम्हारी इस हरकत की वजह से दंगा फसाद शुरू हो चुका है, तो सरकार ने उसको डायरेक्टली जेल में डाल दिया। क्या? बैठ अंदर बैठा तू। लेकिन अगर उस बंदे ने हेट स्पीच तो दिया लेकिन कुछ राइट्स नहीं हुए, तो इसके अंदर सरकार बोलेगी ठीक है राइट्स नहीं हुए तो नहीं हुए, सो हम कहाँ थे? हम थे हेट कैंपेन्स पे। अब ये सोचो, एक पर्सन है, उसको नहीं पसंद कि भाई कोई मेरे साथ यहाँ रहे जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। जिस भड़काऊ भाषण से क्या हुआ, ऐसे में डिस्कस कर दिया कि भाई उस वजह से हुआ भाई राइट्स, तो सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। लेकिन अगर उसके भाषण देने की वजह से राइट्स नहीं हो रहे लेकिन लोगों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको ऑर्डर कर देगी, उसको वार्निंग दे देगी कि ज़्यादा ये काम मत करो, आपकी ये वजह से आपकी ये हेट स्पीच की वजह से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है। ठीक है, लेकिन वो बार बार सेम कर रहा है, तो इस बारी उसको जेल दे दी जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है
ये यहाँ पर ये भी कहा जाता है क्या कि एक बात का ध्यान रखना कि जो भी कंस्ट्रेंट लगाए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल की फ्रीडम ही ना ख़त्म कर दे। मतलब इतना स्ट्रिक्ट भी मत लगाओ कि भाई बंदे ने करी तो चोरी है लेकिन तुमने उसको सज़ा दे दी फांसी की। ये नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी सख्त पनिशमेंट भी मत दो कि भाई सामने वाले की फ्रीडम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ऐसा भी नहीं करना। ठीक है। अब इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशंस होते हैं ना तो इन जस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट्स को हम रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो प्रॉपरली हर एक तरीके से जस्टिफाइड होनी चाहिए। मतलब रीजन से डिफेंड होनी चाहिए। ठीक है। बिना किसी सिर पैर के ना हो, प्रॉपर कंटेक्स्ट के बारे में ही बात की जानी चाहिए और एक जनरल कंडीशन की बात करी जाए। यूँ नहीं कि अपने आप से कुछ पूछ के नहीं। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, जो भी तरह की फ्रीडम सोसाइटी में लोगों को दी जाएगी वो प्रॉपरली जस्टिफाइड होनी चाहिए, रीजनेबल बेस्ड होनी चाहिए, एज वेल एज किसी जो उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। देखो अभी तक हमने जो भी फ्रीडम पढ़ी है ना, कौन सी, चाहे वो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की हो या फिर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की हो, इन दोनों ही तरह की फ्रीडम्स को पॉलिटिकल थ्योरी की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। मतलब नेगेटिव लिबर्टी वो लिबर्टी होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल के पास एक मिनिमम फ्रीडम होती है कि भाई वो जो करना चाहे वो कर सकता है। मतलब नेगेटिव लिबर्टी ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तुम्हारे पास एक एरिया है और इस एरिया के तुम खुद के मालिक हो कि तुम्हें क्या करना है, सोना है, खाना है, पीना है, स्टडी करनी है, कहीं घूमने जाना, कुछ भी करना है वो तुम कर सकते हो। वो है नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर स्टेट इंटरफेयर करेगी इंडिविजुअल की लाइफ में, लेकिन वो इंटरफेरेंस किसी भी इंडिविजुअल को रोकने टोकने के लिए नहीं होगा। वो इंटरफेरेंस होगा कि भाई उससे एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके, मतलब इन शॉर्ट वेलफेयर हो सके। ठीक है। ठीक है। ये नेगेटिव लिबर्टी ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, क्या बोली कि भाई फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड फ्रीडम एज एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। देखो जहां पर एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गया वहां तो भैया एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स के केस में तो हो गया नेगेटिव। ठीक है। और जहां पर एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ गया वो हो गया पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है। नेगेटिव ने बोला कि भाई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ना हो और पॉजिटिव ने बोला कि भाई स्टेट इतना ही इंटरफेयर करेगी जितने इंटरफेयर में इंडिविजुअल की कोई फ्रीडम हार्म ना हो, एज वेल एज उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो जाए। पॉजिटिव लिबर्टी ने ये बात बोली। ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव में सिर्फ इतना सा ही है। ठीक है। अब ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट पार्ट हमें ये आता है कि भाई सॉरी थोड़ा सा पीछे रह गया। ये बोला गया कि देखो अगर एक इंडिविजुअल का एरिया स्मॉल होगा ना तो क्या होगा, उसकी ह्यूमन डिग्निटी क्या है, कॉम्प्रोमाइज होगी। मतलब अगर कम से कम फ्रीडम दी जाएगी इसका मतलब है कि इंडिविजुअल ढंग से अपनी चॉइसेस को परस्यू नहीं कर सकता है। उसके ऊपर ज़्यादा इंटरफेरेंस किसका है, इंटरफेरेंस है उसका स्टेट का। अब अगर नेगेटिव लिबर्टी है ना
इसको मैं NL लिख देता हूँ। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, मतलब तुम्हें इस चीज से फ्रीडम है, घूमने की, यहाँ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें इस चीज की फ्रीडम है। ठीक है। और अगर पॉजिटिव लिबर्टी है, इसका मतलब क्या है, ये है, छोड़ो आप लोग इसको, छोड़ो, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव का बेसिक डिफरेंस यही है कि भाई एक बात करता है एक्सटर्नल एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की, जो है पॉजिटिव लिबर्टी, वो नेगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव लिबर्टी कहता है उतना ही इंटरफेरेंस होगा एक इंडिविजुअल की लाइफ में जितना कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम हार्म भी ना हो, एज वेल एज उसका प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो सके, कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज इन सबको प्रॉपरली अचीव कर सके। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है ना, वो सारा का सारा घुमा फिरा के कुछ नहीं लिखा, एक ही चीज को रिपीट कर रखे, नेगेटिव पॉजिटिव, दैट्स इट। आप इसको पढ़ लेना, ना समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। एंड आई होप आपको मतलब सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ बोली गई है, थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर एक इंडिविजुअल को अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करना है तो उसको प्रॉपर एटलीस्ट मटेरियल कंडीशंस दो। मटेरियल कंडीशंस दो मतलब उसको बेसिक नीड्स उसकी एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए। रहने को घर हो, खाने को खाना हो, पीने को पानी हो, पैसे कमाने के लिए एटलीस्ट कुछ काम हो। यूँ नहीं है कि बंदा पॉवर्टी में, गरीबी में जी रहा है और फिर भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि बंदा गरीब होकर भी सब कुछ कर ले। नहीं, उसको एटलीस्ट बेसिक रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करवाओ जिससे कि वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली जी सके, सस्टेन कर सके। तो यहाँ बोला है कि भाई गेट द बेनिफिट ऑफ अनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस इन मटेरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स, दैट इज द पर्सन मस्ट नॉट बी constrained by poverty or unemployment, must have adequate material resources to pursue their wants and needs। ठीक है। एज वेल एज एक पर्सन का प्रॉपर डेवलपमेंट जब होगा जब वो हर एक तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, लॉज के अंदर उसकी चॉइसेस को इंक्लूड करेगा, जगह फिर एटलीस्ट अपने व्यूज तो वो दे ही सकता है। ठीक है ना, प्रेफरेंसेस अकाउंट में अपने व्यूज प्रेफरेंसेस वगैरह वो दे सकता है। जब ये सब चीज़ें उसको मिलेंगी, मतलब उसको एक प्रॉपर अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, तो डेफिनेटली उसकी जो डेवलपमेंट है वो होगी। कैसे? उसका माइंड डेवलप होगा, वो इंटेलेक्चुअल बनेगा। और एज वेल एज जब इंडिविजुअल्स के पास एजुकेशन और जितनी भी बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी लाइफ को जीने में, वो सब उसको मिलेगी। तभी जाकर जब उसकी सारी बेसिक नीड फुलफिल होंगी तभी तो उसका एक प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का एक ड्रॉबैक है। पॉजिटिव लिबर्टी का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर जो स्टेट है ना, वो कभी कभार एज अ डिक्टेटर काम करती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। कैसे? सरकार ने बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, मतलब उसने सिटीजन्स को बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, जो हम बता रहे हैं ना वही सब तो सही है। लेकिन जो सरकार बताती है ना उसमें सिटीजन्स का फ़ायदा नहीं होता, उसमें हमेशा सिटीजन का नुकसान होता है और सरकार का फ़ायदा होता है। तो ये है पॉजिटिव लिबर्टी का ड्रॉबैक। क्या? टायरेंट जस्टिफाई देयर रूल बाय इन्वोकिंग आर्गुमेंट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स सिंपल सी बात ही बोली गई कि भाई पॉजिटिव लिबर्टी का एक ड्रॉबैक ये है कि सरकार कभी कभी एज अ डिक्टेटर काम करती है, अभी लोगों के व्यूज को मैनिपुलेट कर देती है खुद की बातें रखकर। और लोग सोचते हैं कि भाई सरकार तो हमारा भला ही चाह रही है, लेकिन नहीं, सरकार अपना भला चाह रही होती है सिटीजन्स का नुकसान करके।
ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि लोगों को अपने व्यूज, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की पूरी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, जेएस मिल ने इसके ऊपर बात करी है। देखो, जेएस मिल ने किसकी बात करी? जेएस मिल ने अभी तक दो चीज की बात कर ली। पहली क्या बात करी भाई उसने? HP, दैट इज हार्म प्रिंसिपल। ठीक है भाई, दूसरी उसने बात कर ली इसकी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ठीक है, पहली जेएस मिल ने क्या बात करी? हार्म प्रिंसिपल। दूसरी उसने बात कर ली भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जेएस मिल ने बोला कि हर एक इंडिविजुअल के पास अपने अपने व्यूज को, थॉट्स को, आइडियाज को, जो भी वो कुछ सोच रहा है उसको एक्सप्रेस करने की पूरी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कुछ बोले और सोसाइटी को कुछ नया क्लिक हो जाए, मतलब कुछ नया समझ में आए। या फिर यूं भी कह लो कि जेएस मिल ने बोला कि भले ही कोई कुछ गलत विचार दे रहा हो, लेकिन कभी कभार उन गलत विचारों से भी सही रास्ता मिल जाता है। किसने बोला? ये बोला जेएस मिल ने। क्या? कि भाई हर किसी को अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने की पूरी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। कभी भी किसी को भी उसके विचार को एक्सप्रेस करने से रोकना नहीं चाहिए। अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो ये आते हैं कि भाई दीपा मेहता जो थी, एक फिल्म मेकर थी, उन्होंने एक वाराणसी की विधवाओं, विडोज के ऊपर एक फिल्म बनाने का सोचा। ठीक है, दीपा मेहता फिल्म मेकर वांटेड टू मेक अ फिल्म अबाउट विडोज। ठीक है, कहा कि वाराणसी की, लेकिन वाराणसी की लोगों को पसंद नहीं आया। उनको लगा कि भाई इस तरीके से तो इंडिया की गलत इमेज बनेगी, तो लोगों ने उसको बैन करवा दिया। ठीक है भाई, मान ली है बात भी। उसके बाद हुआ क्या? दो बुक लिखी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे रामायण रिटोल्ड जो बुक थी वो लिखी थी ऑब्रे मेनन ने, और स्नैटिक वर्सेस लिखी थी किसने? सैटेनिक वर्सेस लिखी थी सलमान रश्दी ने। इन दोनों बुक्स को भी बैन कर दिया भाई लोगों ने कि भाई हमें पसंद नहीं आई, बैन कर दो। ठीक है, अब फिर से एक फिल्म बनी, कौन सी? द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, और एक प्ले था मीनथुरम बोलते। इन सबको भी, ये जितने भी एग्जाम्पल्स इस पैराग्राफ में लिखे हैं ना, ये एग्जाम्पल्स है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। मतलब भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जब लोगों ने अपनी डिसएग्रीमेंट, अपना डिसअप्रूवल प्रेजेंट करा, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें बैन हो गई। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये बोलता है कि डिमांड तो किसी भी चीज़ को हो सकती है बैन करने की, चाहे वो बुक्स हैं, प्लेज हैं, फिल्म्स हैं, एकेडमिक आर्टिकल्स हैं, कुछ भी हो सकता है वो बैन करने की। ठीक है, अब लोगों की जो चॉइस होगी ना उस हिसाब से तो देखा जाएगा। अब लोगों को पसंद नहीं थी ये चीज़ें तो बैन हो गई अल्टीमेटली। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो लाइन ये है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल value, and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect from the people who want to restrict it। देखो, अब सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस राइट को या इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होते हैं। उनका मानना होता है जब लोगों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी मिल जाती है ना, तो लोग अपनी मनमानी करते हैं और सोसाइटी कभी भी ढंग से चल नहीं पाती। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को बार बार बोलने की आज़ादी मिल गई है, बार बार बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज भी करेंगे ना। तो कभी कभार वो क्रिटिसाइज करना भी गलत साबित होता है। अब लोगों को बोलने की आज़ादी है,
तो वो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर अपनी किसी जानकार की बुराई करते हैं, गलत है। इतनी आज़ादी भी नहीं मिलनी चाहिए कि किसी के पर्सनल सेंटिमेंट्स को भी हार्म पहुंचे। इसलिए इसलिए हमें ये बताया गया कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना इसलिए भी ज़रूरी है। और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें सहन कर लो। क्यों? क्योंकि उस दिक्कत के बाद जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा तब तुम्हें ही अच्छा लगेगा। और वो दिक्कत वो दिक्कत आ इसलिए रही है क्योंकि कुछ लोगों को ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो प्रिंसिपल है ये पसंद नहीं है, इसलिए उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। और अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में कुछ इनकन्वीनियंस, कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो वो आने दो, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है उन लोगों से जिन लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि बैन तो सोल्यूशन बहुत इजी है, बैनिंग इज एन इजी सोल्यूशन फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब थोड़े समय के लिए जो बैन है वो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैन करना घातक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आज तो बैन कर दी लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद पता चल रहा कि नहीं वो चीज़ अच्छी थी, फिर और ज़्यादा सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का प्रेशर बढ़ जाते हुए उनको और गलत कुछ सहन करना पड़ेगा सोसाइटी को। कैसे? इन्होंने देखो ये भी बोला कि फिलहाल इमीडिएट डिमांड तो पूरी हो गई बैन से, लेकिन हार्मफुल है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए। कैसे? सोसाइटी की फ्रीडम इससे हार्म पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जब एक बार बैन करने की हैबिट बन जाती है ना किसी चीज़ की, अगर किसी बंदे की किसी को क्रिटिसाइज करने की आदत बन चुकी है तो वो जब भी बोलेगा वो सबको क्रिटिसाइज ही करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये बोला कि भाई एक बार बैन कर दिया, 2 बार बैन कर दिया, 3 बार बैन कर दिया, लेकिन जितनी बार बैन करोगे उतनी बार वो बैन इमीडिएट डिमांड, मतलब करंट सिचुएशन को तो बिल्कुल स्टेबल कर देगा, बिल्कुल सही कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी खामियां हमें नजर आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? हम कभी बैन नहीं करें? सवाल तो ये भी आता है कि भाई एक तरफ बैन करें या नहीं करें। बैन करो, बैन करो, जो चीज़ गलत है वो बैन करो, लेकिन हर चीज़ भी तो गलत नहीं होती भैया। अब ऐसे ले लो कि भाई फिल्म में सेंसरशिप होती है, वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, ठीक है। सेंसरशिप का मतलब बैनिंग तो नहीं होता। क्या होता है? एक छोटे से हिस्से को अलग कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों ने सुना हो जो धुरंधर 2 आई है, उसमें 15 सीन्स फिल्म सेंसर बोर्ड ने काट दिए। क्यों? क्योंकि वो 15 सीन्स हो सकता है बेकार हो या मतलब जो भी है वो सही ना हो, तो उनको हटा दिया ना, पूरी मूवी तो बैन नहीं करी ना। तो यही कहा जाता है कि हर चीज को बैन मत करो, जो चीज उसमें तुम्हें बेकार लग रही है अगर पॉसिबल हो तो भैया उस चीज को हटा दो, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो बैन कर दो, लेकिन बैन भी सोच समझ के करना, ये बात भी बोली जाती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लो कि इंग्लैंड में एक बंदा है, ठीक है, वो रॉयल हाउस होल्ड में काम करता है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके के लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट से बना हुआ है। किससे? कंस्ट्रेंट से बना हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है कि भाई कल को अगर जब भी तुम हमारे यहाँ से अगर नौकरी छोड़कर जाते हो तो हमारे घर में जो भी कुछ बातें होती थी या जो भी कुछ चलता था, जो भी कुछ तुमने देखा, वो तुम बाहर उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। क्या? If a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of royal household. ठीक है, मतलब
भाई रॉयल हाउस में बंदा काम करता था, उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर हुआ था। कल को अगर तुमने यहाँ से काम छोड़ा तो तुम यहाँ की बातें बाहर नहीं बताओगे। तो क्या अब ये अनजस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट था फ्रीडम एक्सप्रेशन के ऊपर, क्या था? आप लोगों के हिसाब से सही था या गलत, इसको कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल चेक ऑल द कमेंट्स। ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स अलग तरीके के होते हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लिखा है ना यहाँ पे, कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट काइंड does exist and we are subject them in different situations। ठीक है ना? क्या? कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट काइंड does exist and we are subject to them in different situations, मतलब हर तरह के कंस्ट्रेंट्स अलग होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। अगर कोई कंस्ट्रेंट, when constraints are organized by social religious, अगर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको पावर मिल रही है सोशल, रिलीजियस और कल्चरल अथॉरिटीज या फिर स्टेट से डायरेक्ट, तो उस केस के अंदर जो हमारी फ्रीडम है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनसे फाइट करना। ठीक है। मतलब देखो, अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको डायरेक्टली स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है या फिर कोई प्रॉपर अथॉरिटी उस कंस्ट्रेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उस केस के अंदर एक इंडिविजुअल के लिए उस कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट जाना या फिर उस कंस्ट्रेंट को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर एक इंडिविजुअल अपने गोल्स और एम्बिशंस को फॉलो कर रहा है और अगर और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस उसने विलिंगली एक्सेप्ट करा है, मतलब कि वो जो भी चीज़ परस्यू कर रहा है और उस परस्यू करते वक्त जो भी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग रही है, अगर वो उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ऊपर जानबूझकर वो रिस्ट्रिक्शंस थोपी नहीं जा रही है, तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फ्रीडम जो है वो कर्टेल हुई है, मतलब हमारी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, समझौता हुआ है। नहीं, अगर तुम विलिंगली किसी रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हो बिना किसी जोर जबरदस्ती के, तो उस केस के अंदर तुम कभी भी ये बोलने के हकदार नहीं हो कि हाँ मेरी फ्रीडम के साथ हार्म हुआ है, मेरी फ्रीडम को कर्टेल जानकर मेरी फ्रीडम को कम करा गया है। ठीक है। अब बात चली रही है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो जेएस मिल के प्रॉपर व्यूज भी देख लेते हैं भाई किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। तो जो जेएस मिल है वो 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे, किसके 19th सेंचुरी पॉलिटिकल थिंकर एक्टिविस्ट भी थे। ठीक है। इन्होंने हमेशा से ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बचाव करा। उन्होंने ये भी बोला कि भाई फ्रीडम ऑफ थॉट और डिस्कशन भी होना चाहिए। इन्होंने अपनी बुक में लिबर्टी मतलब फ्रीडम हार्म प्रिंसिपल की बात करी, आज वेल उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात करी। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई कोई भी आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता, मतलब अगर कोई बंदा तुम्हारे हिसाब से कुछ गलत भी बोल रहा है ना, तब भी उसको बोलने दो। क्यों? क्योंकि कभी कभार वो जो गलत बोलता है ना, उससे कुछ सही मिल जाता है हमें। ठीक है। और अगर हमने फॉल्स आइडियाज को बैन कर दिया तो हम कभी भी सच को पता लगा ही नहीं पाएंगे, सच जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है। और पहला पॉइंट ही रिलेटेड है सेकंड पॉइंट से। कैसे? कि ट्रुथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, मतलब तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो और सडनली तुम्हारे सामने वो सच जो भी है वो प्रकट होएगा नहीं। लोग आपस में बहस कर रहे हैं, 10 लोग सही बोल रहे हैं, 10 लोग गलत बोल रहे हैं, तो गलत जो बोल रहे हैं तो सही जो बोल रहे हैं, जब इन दोनों गलत और सही वाली स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा जाएगा, अच्छे से देखा जाएगा ना, तभी समझ आएगा हाँ भाई असली सच क्या है। ठीक है। थर्ड और
फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ ऑल टाइम्स। मतलब कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना लोगों के विचारों के ऊपर, ये पहले भी होते थे लेकिन वैल्यू फिर भी रखते हैं उतनी, भले ही किसी ने कुछ गलत बोला लेकिन वो फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रुथ हमेशा इन फॉल्स स्टेटमेंट्स के पीछे ही छुपा होता है। ये हमारे ऊपर है। इट इज ओनली व्हेन वी एक्सपोज इट टू अपोजिंग व्यूज दैट वी कैन बी श्योर इट इज, मतलब अगर कुछ गलत देखते देखते कुछ सही मिल जाए तो ये हमारे ऊपर है ये देखना कि भाई ये सही है या गलत है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो फोर्थ पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट से रिलेट करता है। मतलब कि जो भी कुछ आइडिया हमारे सामने इमर्ज हुआ, हमारे सामने आया, हम उसके ऊपर कभी भी श्योर नहीं होते हैं कि वो वाकई में ही सही है या गलत है। हो सकता है किसी एक आइडिया को सोसाइटी ने कंसीडर कर दिया हो फॉल्स एक पॉइंट पर, लेकिन थोड़े समय बाद पता चला कि भाई वो ही सबसे सही था। मतलब कि भाई एक टाइम पर सोसाइटी ने ये देखा कि भाई ये पॉइंट तो पूरा पूरा गलत है, लेकिन 10 साल बाद पता चला कि नहीं वो पॉइंट ज़्यादा सही था। तो बाद में लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई वो पॉइंट सही था। और अगर कोई सोसाइटी हमेशा ही सारे आइडियाज़ को सप्रेस कर रही है, मतलब आज वो किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, डैट मीन्स वो एक वैल्यूएबल नॉलेज का लॉस कर रही है। उसको नहीं पता कि एक वैल्यूएबल नॉलेज कैसी होती है। देखो पहले पॉइंट में क्या बोला, पहले पॉइंट में बोला कि भाई हर किसी को अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने चाहिए और कोई भी आइडिया फॉल्स नहीं होता, क्योंकि फॉल्स से ही हमें असली सही चीज़ पता चलती है। ठीक है। सेकेंड एलिमेंट में क्या बोला कि वही, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला कि भाई ट्रुथ अपने आप सामने नहीं आता, बहस के सामने आता है। तीसरा, अब जो चीज़ हमारे सामने आई है वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना ट्रस्ट वर्दी देखते हैं। ठीक है। और चौथा, भाई हो सकता है जो चीज़ आज तो पूरी सोसाइटी ने गलत साबित कर दी, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद पता चल रहा है नहीं वो पॉइंट ज़्यादा अच्छा था। और अगर कोई एक ऐसी सोसाइटी है जो हर एक तरह के आइडियाज़ को, थॉट्स को बिल्कुल गलत करार कर देती है, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज को लॉस कर रही है। फिर उस सोसाइटी का भैया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हमने शुरू कैसे करा था, द फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने रियलाइज करा कि भाई फ्रीडम एम्बॉडीज आर कैपेसिटी एंड आर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। मतलब पहले क्या थी, फ्रीडम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। दूसरा, भाई फ्रीडम हेल्प करती है हमें हमारी चॉइसेस के हिसाब से एक्ट करने में। और जब हम अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हैं तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें एक्सेप्ट करना मैंडेटरी होता है। उससे जो भी कुछ होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी एक्सेप्ट हमें ही करना पड़ेगा। हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? कि तुमने वो डिसीजन लिया है, सिर्फ और सिर्फ तुमने, किसी और ने लिया है वो डिसीजन तो वो उसके ऊपर होएगा। भाई उसने अपने लिया तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस को खुद भुगतेगा। अगर तुमने कोई अपने लिए डिसीजन लिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। इसी वजह से काफ़ी सारे लिबर्टी और जो फ्रीडम के थिंकर्स हैं, एडवोकेट्स, वो क्या कहते हैं कि भाई चिल्ड्रंस जो है वो पेरेंट्स के अंडर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ने कुछ गलत एक्शन ले लिया तो उस गलत एक्शन का गलत कॉन्सिक्वेंस कौन भुगतेगा? बच्चा ही भुगतेगा। इसी वजह से पेरेंट्स के अंडर में रखोगे, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई माँ बाप जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो हमेशा बच्चे के लिए सही साबित होता है, भले ही बच्चा उस डिसीजन को उस टाइम पर गलत समझे। क्या कि भाई मुझे बाहर क्यों नहीं दिया जाने जाता, मुझे बाहर क्यों नहीं भेजते,
मुझे ये क्यों नहीं खाने देते, मुझे ये क्यों नहीं पहनने देते, उस रिस्ट्रिक्शन का असर 10 साल बाद दिखता है लाइफ में। ठीक है, वही वाली बात सेम रिपीट हुई है कि आर कैपेसिटी टू मेक द राइट चॉइसेस, जो असेस इन अ रीजन मैनर अवेलेबल ऑप्शंस एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर एक्शन। मतलब जो भी हम एक्शन लेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब हमारी ही होगी। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो कैसे बिल्ट होगा, वो बिल्ट होगी एजुकेशन के बेसिस पर, एक जजमेंट के बेसिस पर, as much as needs to nurtured by limiting authority of the state and society। मतलब हम जो भी एजुकेशन लेंगे, जो भी जजमेंट लेंगे, उसके बेस पर हम एक्शन लेंगे, और उस एक्शन को जो भी लिमिट लगेगी वो सोसाइटी या स्टेट से नहीं लगनी चाहिए। मतलब हम जो भी कुछ एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन हम ले रहे हैं अपनी एजुकेशन, अपने जजमेंट की बेसिस पर, उसमें सोसाइटी और स्टेट जो है लिमिटेड रोल प्ले करेंगे। कौन? सोसाइटी और स्टेट लिमिटेड रोल करेंगे। सोसाइटी और स्टेट हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी लाइफ के रूल डिसीजंस हम खुद लेंगे, हमारे क्या रूल्स हैं खुद के लाइफ के हम खुद ही डिसाइड करेंगे, उसमें स्टेट और सोसाइटी प्रॉपरली लिमिटेड है। इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म, एंड आई होप आप लोगों को सब कुछ